आज बात करेंगे समझौता एक्सप्रेस केस की, जिसका फैसला आया है भारत की खुसूसी अदालत की जानिब से और फैसले में इसके चारों मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सकी। इससे पहले अदालत ने पाकिस्तानी खातून राहीला की इस केस में बतौर गवाह पेश होने की दरख्वास्त भी रद्द कर दी थी, जबकि भारतीय खुसूसी अदालत ने कल अपने फैसले में केस के मरकजी मुल्जिम और भारत में इंतहा पसंद RSS के रुकन स्वामी आसेम आनंद उर्फ नबा कुमार और दीगर जो 3 मुल्जिमान थे, इसमें कमाल चौहान, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा थे, इनको रिहा करने का हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से। भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस के मरकजी मुल्जिम आसेम आनंद ने न सिर्फ इस वाक़े बल्कि हैदराबाद दक्कन में मक्का मस्जिद धमाके और अजमेर दरगाह धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल की, लेकिन बाद में मुल्जिम ने यह कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से उस पर तशद्दुद किया गया, दबाव डाला गया, जिसकी वजह से उसने ये बयान दिया था। समझौता एक्सप्रेस का सानिहा आज से 12 साल पहले हुआ था। 18 फरवरी 2007 की रात को यह वाक़या पेश आया था, जब ट्रेन भारत के शहर हरियाणा के गाँव के करीब पहुंची थी तो अचानक उसमें धमाका हो गया था और उसके बाद भड़कने वाली आग ने 2 बोगियों को लपेट में ले लिया था। तकरीबन 70 अफराद इसमें जाँ बहक हुए थे, जिनमें 42 अफराद पाकिस्तानी शामिल थे। पाकिस्तान ने अब जो फैसला आया इस पर रद्द अमल दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इससे मुतालिक ये कहा है कि साने के 11 साल बाद मुल्जिमान की बरियत इंसाफ के साथ मजाक है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पर यही है कि इस फैसले से भारतीय अदालती निज़ाम की कलई खुल गई है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल आपके लिए इस तरह से है, अदालत ने समझौता एक्सप्रेस केस के तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। भारतीय तहकीकाती एजेंसी मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सकी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के पास इस फैसले को लेकर अब क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हम रीमा की तरफ जाएंगे। रीमा, ये जो 4 मुल्जिमान थे जिनमें से एक का बयान भी मौजूद था, इनको बरी कर दिया गया, अब क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास आपके ख्याल में? बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या और जो बैनुल-अक़वामी अदालतें हैं वहां पाकिस्तानी केस लेके जाए। तो पहले तो ये क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये हो नहीं सकता। ICJ जो है वो दोनों पार्टीज जो हैं उनकी कंसेंट से जुरिस्डिक्शन लेता है और वो कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, तो बैनुल-अक़वामी अदालतें तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा वही पाकिस्तान कर सकता है जो भारत करता आया है मुंबई केसेस के बारे में, कि आप इंटरनेशनली ये दिखाओ कि ये जो जजमेंट है इसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या प्रोसीजर्स थे जो अपनाए गए जिसमें आपको गलती नज़र आती है, बायस नज़र आता है, और अपना केस बनाओ कि जो भारतीय रियासत है वो जो मुल्जिमान हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है और वो इंसाफ की तरफ नहीं बढ़ना चाह रही। तो यही पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। एक और ऑप्शन ये भी है कि इस केस में एक बहुत अहम बात यह है कि जो पाकिस्तानी विटनेसेस थे, वो लोग जिनकी फैमिलीज विक्टिम बनी इस खौफनाक अटैक में, क्या उनको मौका दिया गया कि वो इस केस में शिरकत करें, विटनेसेस बने, क्रॉस एग्जामिन करें, एविडेंस दें? भारत का कहना है कि उन्होंने समन्स भेजे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कुछ मसला हुआ जो वो फैमिलीज तक नहीं पहुंच सके। फैमिलीज का कहना है कि उनको कभी समन्स मिले ही नहीं। तो मेरा ख्याल है इसको क्लैरिफाई करने की भी थोड़ी ज़रूरत है कि क्या ये क्या इतनी वेग क्यों और इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है ये पूरी जो प्रोसेस है समन्स का। क्योंकि अगर पाकिस्तानी विटनेसेस को अपना एविडेंस प्रेजेंट करने का और क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया जाता तो शायद इस केस का जो डिसीजन है मुख्तलिफ हो सकता था। सही। तो मदद साहब, इस हवाले से जो कमजोरियां हैं इस फैसले के अंदर वो तो सामने आ रही हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या कर सकता है इससे मुतालिक? देखिए, पहले तो हमें जो डिटेल्ड जजमेंट है उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि उसमें क्या चीज़ें आई हैं। ज़ाहिर है मेरे लिहाज से ये गैर मुतवक्को नहीं था, क्योंकि इस वक्त एक ख़ास सियासी फ़ज़ा में इस फैसले की सियासी अहमियत भी भारत की और BJP के लिए बहुत अहम थी और ज़ाहिर है वो इसको यूज़ भी करेंगे। अगेन, जिस तरह अभी रीमा भी कह रही थी, जो वो 42 या 43 फैमिलीज़ हैं जो पाकिस्तानीज़ हैं, उनको मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को और उनको अप्रोच भी करना चाहिए। और अगर उनको समन्स नहीं मिले हैं, भारत के पास कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जी वो समन्स हमने भेजे थे नहीं मिले, यहाँ हमारे पास ऐसे शवाहिद, लेकिन वो फिर ये 43 फैमिलीज़ 42 फैमिलीज़ जो हैं ये हायर कोर्ट्स में इस अपील को कर सकती हैं कि जी उन्हें नहीं सुना गया, उनके बयानात नहीं रिकॉर्ड किए गए। और सिर्फ यही 42-43 फैमिलीज़ नहीं, उधर भी ज़ाहिर है 68 लोग जो है इसमें मारे गए थे, जिसमें इंडियंस, बहुत से इंडियंस भी थे
उन्होंने भी जाहिर है वो भी अपने तय वो शायद इस चीज़ को देख रहे होंगे। और पाकिस्तान को सिफारती सतह पे जो ये प्रॉब्लम्स रही कि अगर जो इंडिया की एक पोजीशन रही, पाकिस्तान की दूसरी, इस दौरान जो इतनी मर्तबा पाकिस्तान इंडिया की टॉक्स हुई, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान ने इस हवाले से कभी पाकिस्तान ने इशू उठाया कि समझौता एक्सप्रेस के जो लवाहिकीन हैं उनको जो है वो रसाई नहीं मिल रही, उनको वीज़ा नहीं मिल रहे। जो विटनेसेस, आखिरी विटनेस का जिसका हमने सुना था कि उन्होंने ईमेल के ज़रिए वो लिखी थी, उसको भी एक्नॉलेज नहीं किया गया और उसका भी वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ। यानी उस आखिरी जो फैमिली थी उन्होंने वो लिखा कोर्ट को वो रिसीव हुआ ईमेल, लेकिन उसकी वजह से डेट आगे बढ़ी, लेकिन उसके बाद उनको वीज़ा नहीं दिया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको लेके ऊपर के सतह पर जाया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमीशन इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं, पाकिस्तान इस हवाले से भी अप्रोच कर सकता है कि यहाँ से अगर कोई लीगल टीम वहाँ जा सकती है। इंडियन लॉज को देखना पड़ेगा कि वहाँ वो अपेयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऑन बिहाफ ऑफ दीज फैमिलीज। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को ज़रूर हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी एक्सपेक्ट था, यही एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं थी जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं 11-12 साल में। लेकिन इसकी टाइमिंग इस फैसले की बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन से बिल्कुल 1 महीने पहले इस फैसले का आने की सिग्निफिकेंट बहुत है। इरशाद भट्टी साहब, भारत की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपके ख्याल में भी मुतवक्के था इसी तरह का फैसला आएगा? और फिर क्या कर सकता है पाकिस्तान अपने जो 42 अफराद थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए? वैसे तो सरहद की दोनों पार जिन अफराद की जान गई, तकरीबन 70 अफराद थे, सबकी जानें बहुत कीमती होती हैं, लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफिकली क्या कर सकता है? देखिए, बिल्कुल ठीक है कि ये वाकई टाइमिंग ऐसी थी और जिस तरह का फ़िज़ा बनी हुई है इसमें कैसे हो सकता था कि फ़ैसला कोई दूसरा आता। लेकिन अब रीमा ने जैसे बताया है उसके हम आलमी अदालतों में नहीं जा सकते या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकते, तो फिर तो एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है सफारती सतह पर मामला उठाया जाए और ज़रा फ्रंट फुट पे उठाया जाए और वैसे उठाया जाए जैसे भारत पुलवामा हो, मुंबई अटैक्स हो, उड़ी हो, कोई और हो, जिस तरह वो करता है उससे बेहतर अंदाज में उठाया जाए। देखो 18 फरवरी 2007 को ये पहले धमाका खेज मवाद से ट्रेन को किया गया, फिर दरवाजे बंद करके आग लगाई गई और जिसमें 68 या 70 जितने भी अफराद की मौत, जिसमें 42 पाकिस्तानी थे। 11 साल बाद 11 मार्च को फैसला महफूज करके 18 मार्च को सुनाया जाना था, मगर पाकिस्तानी खातून राहीला जिसके वालिद इस हादसे में जाँ बहक हुए थे या शहीद हुए थे, जब उसने दरख्वास्त दी तो फैसला डिले किया गया, मगर फैसला सुनाने से पहले ये एतराज़ करके उसको दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया कि हमने पाकिस्तानी हाई कमीशन को सम्मन जारी किए गए थे मगर मुनासिब जवाब नहीं मिला। अब हालांकि असल सूरत हाल ये है कि ये जो सारा कुछ किया है इसमें RSS के अहम लोग इन्वॉल्व थे। मोदी साहब का अपना ताल्लुक भी इसी तंजीम से है, लिहाजा भारत ने गवाहों को वीज़े ही जारी नहीं किए और उसके बाद यही होना था जो हुआ। 7 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जो इसका मास्टरमाइंड था सुनील जोशी, वो 2007 में कत्ल हो गया। रामचंद्रा, संदीप डांगे मफरूर हैं तो उस वक्त से अब तक, और मरकज़ी मुल्ज़मों में स्वामी आसिम आनंद जो हैं वो पहले ही रिहा हो चुके हैं, यानी पहले ही ज़मानत पर थे। तो लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी, कमल चौहान भी बरी हो गए। तो अब कैसे सबूत मिलते, कैसे चीज़ें आगे चलती जब फेयर ट्रायल ही ना हो, जब कोई ऐनी शाहिद ही ना पहुँचे। आज एक भारतीय साफ़ी ने ट्वीट किया हुआ है एक जली हुई खातून का कि इसको ही बुला लो, इससे ही गवाही ले लो, मगर उनसे भी नहीं ली गई। तो यही तवक्को थी मोदी के भारत से, यही तवक्को थी और यही होना था। सही, आप भी समझते हैं कि ये टाइमिंग के हिसाब से ही आप देख रहे हैं इसको। बाबर साहब, इस बात की कितनी अहमियत है कि पहले कन्फेस किया था इन अफराद ने, ख़ास तौर पे स्वामी आसिम आनंद ने, और अब अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं पाकिस्तान ले जा सकता तो दूसरा क्या ऑप्शन है? देखिए, एक अमरीकी जज था ओलिवर वेंडल होम्स, उसने कहा था हार्ड केसेस मेक बैड लॉ। और एक और जूरिस्ट है रोनाल्ड डवर्किन, उसने भी एक किताब लिखी इसे एक्सप्लेन करने के लिए
कि और हार्ड केसेस का उसने एक्सप्लेन किया कि ये वो मुकदमे नहीं है जिसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोपोजिशंस हैं, ये वो मुकदमे होते हैं जिनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं। तो दो तरीके हैं इस फैसले को देखने के। एक तो ये कि ज़ाहिर है मैंने तो इसका रिकॉर्ड नहीं देखा, सो मैं उसके मेरिट्स पे बात नहीं कर सकता। डिटेल्ड फैसला देखेंगे तो पता चलेगा कि कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी है। जो रिपोर्ट आ रही है वो तो ये है कि क्रिमिनल केसेस में आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, तो जो शहादतें उनके सामने हैं वो अदालत ने ये कहा है कि वो कोर्स्ड हैं, वो यानी वॉलंटरली नहीं दी गई, वो फोर्स करके दी गई हैं। सो पाकिस्तान करेगा क्या इस पे? पाकिस्तान वही करेगा जो सियासी मुकदमा आप रन करेंगे, हम यही बात करेगी हमारी रियासत। जिस तरह इंडिया हर दफा बात करता है कि हम ये कहेंगे कि इंडिया टेररिज्म कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, और जब कोई करता है वहां पे ये हिंदुत्व की जो एक डोमेन के अंदर आरएसएस जो काम करती है उस स्टेट की प्रोटेक्शन हासिल है और उनका जस्टिस सिस्टम भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करता। ये हमारा नैरेटिव होगा, हम दुनिया को ये बात बताएंगे, लेकिन इसमें इंसाफ किसी को भी नहीं मिलेगा। और उसकी दो वजह हैं। एक तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, जो हालात हैं इंडिया पाकिस्तान के और उसमें अगर कोई कन्विक्शंस होती उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उनका जो अदालती निज़ाम है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो भी उतना ही फरसूदा है जितना हमारा है। और हमें अपने सिस्टम का पता है कि हर दूसरे केस के अंदर जब यहाँ पे कन्विक्शंस नहीं हो पाती और ट्रायल्स के बाद लोगों को छोड़ा जाता है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि जी अदालतों ने देखें लोगों को, मुजरिमों को छोड़ दिया, लेकिन नीचे इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरह से होती है जिस तरह से आपने एविडेंस जमा किया होता है। ना इन्वेस्टिगेशन ठीक होती है, ना प्रोसिक्यूशन ठीक होती है, तो पूरे का पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो फरसूदा है। उसकी वजह से जो आउटकम है वो भी उसी तरह की निकलती है और फिर हम ब्लेम अदालतों को करते हैं। यहाँ पे भी एक मुंबई वाला मुकदमा चल रहा है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है वो भी हमारे सामने है। सो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि ये चूंकि एक स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान का, जब तक ये चलेगा तो लोगों को इस तरह के मुकदमों में इंसाफ नहीं मिलेगा अदालतों से। सही। और आप कह रहे हैं इससे ये भी नजर आता है कि सरहद की दूसरी तरफ भी कमजोर जस्टिस सिस्टम का मामला तो जरूर है। न्यायी साहब, जो आरएसएस और बीजेपी का ताल्लुक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, भारत के गुज़श्ता इंतखाबात में भी सामने ही था, अब दोबारा एक बार भारत में इंतखाब आने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में ये कमजोर फैसला आना, इसको कैसे आप इसकी टाइमिंग को देख रहे हैं और सिफारती सतह पर पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस या जो शैम क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन कोर्ट्स जो है वो हो ही नहीं सकती। ये इन्होंने इंसाफ की तस्दीक की है। ये केस पहले तो ये है कि गैर ज़रूरी तौर पे 12 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। ये फरवरी 2007 का वाक़या था और 68 बंदे इसमें से बहुत सारे बेचारे पाकिस्तानी मासूम जो हैं शहीद हो गए क्योंकि दरवाजे जो थे वो लॉक थे। अब जब केस हुआ तो इसकी पहली इन्वेस्टिगेशन की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने की, 7 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साथ की। उन्होंने उसके अंदर बिल्कुल पहुंच गए कि एक सर्विंग कर्नल था, उसका पूरा नाम कर्नल पुरोहित को इंडाइट किया, अरेस्ट भी किया कि उसे, और ये भी पता किया कि 60 किलोग्राम RDX उसने लिया जम्मू कश्मीर के जो उनके एम्यूनिशन डिपो से, वहाँ से निकला। सारी प्रोक्योरमेंट का सारी चीज़ें आ गई। एक थे कर्नल कुरकरे, एक किताब लिखी थी MS मशरफ, ये IG मुंबई थे जब ये मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद लिखी। और कर्नल जो कुरकरे था वो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर था IG के रैंक का, वो उसमें मर्डर हो गया। जब वो वहाँ पे आया सीन देखने के लिए, मर्डर हो गया, तो उसकी किताब है बड़ी फेमस, हु किल्ड कुरकुरे या करकरे। तो वो उसमें उसने ये सारी चीज़ डिटेल लिखी कि समझौता एक्सप्रेस से ये सारा लिंक था। ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद सर्विंग कर्नल को इंडाइट किया और एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी, RSS के स्प्लिंटर थी, लेकिन वो खास फौजियों के आउटफिट है नॉन स्टेट एक्टर्स की। अभिनव भारत, ये अभिनव भारत के जो बंदे थे जो जिसको हम राष्ट्रीय सेवक संघ कर रहे हैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन में जेन में नाम आ रहा है जो जिसको इन्होंने बाद में अभी छोड़ भी दिया। तो कर्नल पुरोहित को छोड़ दिया गया कि जी वहाँ पे, और अदालत ने उसको छुड़ा दिया कि इसके आप क्या इन्वेस्टिगेट करें, यानी कि आम
पुलिस ने उनको पकड़ लिया, जैसे किया पकड़ के सर्विस करने को पकड़ लिया और फिर वहाँ से रहा क्या गया। इसके अंदर बहुत सारे लकूनास थे, बहुत सारे स्नैक्स थे। ये केस जब भी बाबर साहब के सामने या रीमा के सामने आएगा तो ये केस खुद बोलेगा कि किस तरीके से जो शैम क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन कोर्ट्स है, ये इस तरह मजाक पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो हाफिज सईद साहब के बारे में ये कहा गया कि आप सबूत दें, हम इंडाइट करते हैं, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए। आज तक इंडिया से पाकिस्तान मांग रहा सबूत दे। समझौता के बारे में इनकी जो अपनी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो कि इस वक्त इंटरनेट के ऊपर आप डाउनलोड करें, सारी कहीं मौजूद हैं, और उसके बाद जो है इसको इस तरीके से जो है ना हशप कर देना और इसको क्लोज कर देना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है पहले भी उठाता रहा, बड़ी फोर्सफुली पाकिस्तान को छोड़नी नहीं चाहिए। और हमारे जो दो कुलीग्स बैठे हैं जो लॉ के ऊपर अथॉरिटी हैं, ये भी ज़रूर मशवरा जो दे रहे हैं कि इसको किसी और फोरम भी हमें उठाना चाहिए जाके, और किस सूरत कुछ हटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इंडिया का बहुत सा एक्सपोज होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 60 kg है जो RDX है, कर्नल पोहीत ने ली, जो समझौता एक्सप्रेस में यूज हुई, और हाँ उसी रिपोर्ट में था कि ये RDX इंडियन आर्मी की RDX है, इसका कोई पाकिस्तान से किसी और से ताल्लुक नहीं। इसलिए इंडिया चुप रहा, आज तक कभी ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान से टेररिस्ट अटैक है, जी नहीं, उसका नाम नहीं लिया। अब वो कौन है, किसने किया इस फैसले में, और पाकिस्तान को इस पर आवाज उठानी चाहिए मुतालिका फोरम पर। बिल्कुल ठीक।